जेड की प्रोसेस बहुत लंबी चली है। काफ़ी बड़ी कंपनी में प्लेस्ड हैं। हम सब भूल गए थे कि जेड कंपनी भी आने वाली है। वो स्पेशल क्वेश्चंस जेड पूछती है जो बहुत डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसमें हमको एक क्वेश्चन आया था कि दुबई मॉल के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी थी। अब एकदम से सबसे पहले मेरा नाम आता है मेरे पैनल में। कंपनी जैसे ही आई उन्होंने अनाउंस किया एचआर ने कि दोनों राउंड होंगे। अरे ओबियसली यार भैया इन्फोसिस ही ज्वाइन करूँगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट आए हैं जिनका नाम है सार्थक श्रीवास्तव और ये काफ़ी बड़ी कंपनी में प्लेस्ड हैं जेडएस में। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनने किस तरीके से तैयारी की है इंटरव्यू के लिए और कैसे जेडएस निकाला है। तो सबसे पहले सार्थक एक छोटा सा इंट्रो देंगे। तो सार्थक, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मयूर। मेरा नाम सार्थक श्रीवास्तव है। मैं देवास का बॉर्न हूँ। मेरा होम टाउन देवास में ही है। मैंने IIT-DAV से इंजीनियरिंग करी। E&I फोर्थ ईयर का भी स्टूडेंट हूँ मैं। लास्ट ईयर में ZS एसोसिएट्स में प्लेस हुआ और मुझे डिसीजन एनालिस्ट एसोसिएट रोल के लिए प्लेसमेंट मिली है। तो सार्थक, अब हमें बताइए कि ये जेडएस जो है किस किस रोल के लिए आई थी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था इसका? ZS मेनली 2 रोल के लिए आती है अधिकतर हमारे कॉलेज में। BTA से एक टेक्निकल रोल है और DA जो डेटा एनालिस्ट डिसीजन एनालिस्ट रोल है। और मोस्टली जो सभी कंपनीज़ के क्राइटेरिया रहते हैं वही था इसमें भी। 7 CGPA के क्राइटेरिया लगा था और बैकलॉग्स एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है। इसमें एक अच्छी बात है कि ब्रांच वाइज क्राइटेरिया नहीं रहता इसमें। तो जैसे कि सार्थक ने बताया कि ब्रांच वाइज कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। सारी कंपनीज जो आती हैं मिनिमम 70% मांगती हैं। तो सार्थक, आप हमें ये बताइए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस से जो आपने रजिस्ट्रेशन किए और फाइनल सेलेक्ट तक क्या क्या प्रोसेस रही है? जेड की प्रोसेस बहुत लंबी चली है एक तरीके से। जो हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा लंबी चली। अराउंड अक्टूबर एंडिंग में इसके फॉर्म्स निकले थे और इसका ऑनलाइन टेस्ट बहुत जल्दी हो गया। और फिर उसके बाद हमको ऐसा था कि 2-3 दिन में ही हमारे रिज़ल्ट आके नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएंगे, कम्युनिकेशन राउंड जो अगला होता है। बट वो नहीं हुआ। हम सब भूल गए थे कि जेड कंपनी भी आने वाली है। हम सबको लगा कि कंपनी अब आएगी ही नहीं। और फिर एकदम से दिसंबर में मिड दिसंबर शायद 28 के बाद इसका एकदम मैसेज आता है। दिन में 1 आध बजे आया कि रात शाम तक कम्युनिकेशन राउंड देना है। अब मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं था। फिर हमने लैपटॉप का जुगाड़ करवाया। उसके बाद मैंने वहीं से कम्युनिकेशन राउंड दिया। अगले ही दिन मैं जल्दी दौड़ते हुए इंदौर आया कि अब अगर होता है अगले राउंड में तो फिर मेरे को इंटरव्यू देने भी आना है। तो प्रोसेस तो बहुत लंबी रही। लास्ट में 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू वाले दिन कम्युनिकेशन के बाद, जिसमें एक केस स्टडी राउंड होता है और एक इंटरव्यू होता है। HR राउंड उसमें रहता है। HR इंटरव्यू लेता है आपका। और सार्थक, ये बताइए कि आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट था तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे? मोस्टली जो ऑनलाइन असेसमेंट था उसमें एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस तो आते हैं जो सभी कंपनीज पूछती हैं। और उसके साथ 2 स्पेशल क्वेश्चंस जेड पूछती है जो बहुत डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसमें 15 से 20 पॉइंट्स रहते हैं एक क्वेश्चन के। और उसमें एक आपको कुछ भी एक डेटा निकालना है। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन आया था कि दुबई मॉल के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई थी। तो उसमें हमको निकालना था कि कितने लोग रोज़ विज़िट करते हैं। तो उसमें बहुत सारा रिडंडेंट डेटा रहता है, वो आपको एलिमिनेट करना रहता है। और उसमें से कुछ 2-4 पॉइंट से आंसर निकल जाता है। होता है ईजी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं जो स्पेशल रहते हैं। बाकी DA रोल के लिए कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अधिकतर एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि ऑनलाइन असेसमेंट में बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए, सारे फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। और मेन चीज़ जो रहता है जेडएस में, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो होना चाहिए काफ़ी अच्छी होना चाहिए। तो सार्थक, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था वो उसमें आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? टेक्निकल इंटरव्यू हमारा 2 राउंड में हुआ था, 2 फेज़ में हुआ था। एक केस स्टडी राउंड था और एक इंटरव्यू था। तो एक्चुअली वहाँ पे दोनों पैरेलल चल रहे थे। अब हम सुबह सुबह पहुँचे, कंपनी जैसे ही आई उन्होंने अनाउंस किया HR ने कि दोनों राउंड होंगे।
हमको पता नहीं था कौन से राउंड में हमको ले जाएंगे। अब एकदम से सबसे पहले मेरा नाम आता है मेरे पैनल में, और मुझे एक कोऑर्डिनेटर लेके जाता है रूम के बाहर। मैं थोड़ा सा पैनिक था, तो मैंने पूछा भी नहीं कि ये कौन सा राउंड है। मैं बस रेज्यूमे लेके अंदर चला गया, और फिर रेज्यूमे के साथ मैंने स्टार्ट किया, और वो बाद में मुझे पता चला कि ये केस स्टडी राउंड है आधे इंटरव्यू में। तो केस स्टडी राउंड होता है, उसमें एक केस स्टडी पूछते हैं। उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारा डेटा दिया हुआ रहता है, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। वो भी 45 मिनट से ज़्यादा चला मेरा इंटरव्यू, पहला राउंड ही। और उसमें ज़रूर मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे से मिस हुए थे, एक दो क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन करे थे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना बेसिक नहीं रहता वहाँ पे, मतलब तुम्हारी अप्रोच देखते हैं। तो वो राउंड अच्छा निकला मेरा, और इंटरव्यूअर भी खुश था। फिर अगला राउंड मेरा जो मेन इंटरव्यू था जिसके लिए मैं गया, तो उसमें पूरा प्रोजेक्ट पे बेस्ड, शुरू से ही प्रोजेक्ट बेस्ड चला। एक जेडएस की एक खासियत है कि वो कुछ गेस्टिमेट्स पूछते हैं। हाँ, जब जेडएस की तैयारी करते हैं तो हम गेस्टिमेट्स की तैयारी करते हैं। तो एक गेस्टिमेट ज़रूर पूछा था, जिसमें भी मैं अच्छा नहीं कर पाया था। मतलब इंटरव्यूअर ने बहुत हमने 15 से 20 मिनट उसमें लगा दिए एक गेस्टिमेट में ही। तो वो भी अच्छा नहीं गया था, लेकिन उन्होंने अप्रोच देखी शायद मेरी, इसलिए हुआ मेरा। एंड पूरा इंटरव्यू अपना प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत गेस्टिमेट्स पूछते हैं और पजल्स रहती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सार्थक जो है स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी टैलेंटेड इंसान रहे हैं, और इनकी कम्युनिकेशन जो है काफ़ी अच्छी थी। जैसा कि देखा जाता है कि कंसल्टिंग कंपनी में कम्युनिकेशन और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग ज़्यादा देखी जाती है। तो आपने, जैसे कि आप बता रहे थे कि केस स्टडी आपसे पूछा गया था, तो आपने केस स्टडी कहाँ से प्रिपेयर की है और किस तरीके से आप उन्हें डील करते हैं? केस स्टडी जेडएस की केस स्टडीज़ मिल जाती हैं आपको ऑनलाइन, बहुत सारे जगह पर है। एक पैटर्न है जेडएस का, जिसमें क्वेश्चंस के पैटर्न आपको पता चल जाएंगे। मैंने 5 से 6 केस स्टडी देख ली थी, मतलब 10 दिन के अंदर 5 से 6 केस स्टडी हर वीक देखता था मैं। तो उससे मेरे को बहुत अच्छा आइडिया मिल गया था। और बेसिकली केस स्टडी रिपीट तो कम होती है, पर पैटर्न वही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता पैटर्न। तो उसमें बहुत हेल्प रही। और यही मैं बोलूँगा कि केस स्टडी का आंसर सही लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आंसर आप कैसे ला रहे हो, आपकी अप्रोच कितनी अच्छी है, कितने तरह से आप सोच सकते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही था केस स्टडी में। तो मेनली केस स्टडी में जैसे कि बुकलेट हमें प्रोवाइड करते हैं, और बुकलेट को हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हमें कुछ 4 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं और उनके आंसर निकालना पड़ता है, राइट सार्थक? तो और जैसे कि सार्थक ने बताया कि ये काफ़ी प्रिपेयर करता था, अलग अलग रिसोर्सेज उन्होंने फॉलो किए हैं। और जैसे कि सार्थक, मैं देखा हूँ कि कंसल्टिंग कंपनी में पजल्स वगैरह, गेस्टिमेट्स हैं, और ये केस स्टडी, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो लोगों को इन सब चीज़ों को कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए और कैसा पाथ फॉलो करना चाहिए कि कोई भी इंसान, इंटरव्यूअर मुझसे पूछे तो मुझे बन जाए सारे क्वेश्चंस, या एक तरीके से कि मैं सोच पाऊँ उसे? पजल्स और गेस्टिमेट्स तो अधिकतर सभी कंपनीज एक जैसी पूछती है। गेस्टिमेट ज़रूर जेडएस अलग पूछती है। पजल्स जो आप हर कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वही पजल्स आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी गेस्टिमेट्स जो हैं, इसके लिए स्पेसिफिक्स रहते हैं। बहुत सारी अधिकतर कंसल्टिंग कंपनीज गेस्टिमेट पूछती हैं, तो किसी के लिए भी आप प्रिपेयर करोगे तो वो अधिकतर सबकी तैयारी एक साथ हो जाती है। बाकी इंटरव्यू में मैं बोलूँगा कि आप प्रिपेयर ऐसे नहीं कर सकते इंटरव्यू को कि आपने 1 महीने तैयारी करी। वो पूरी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वहाँ पर। तो आपने 4 साल में जो भी किया है, उससे पहले भी जो भी किया है, वो सब बहुत मैटर करता है। आपके प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो क्राउड में, वो मैटर करता है थोड़ा। तो कन्वेंशनल वे नहीं है कंसल्टिंग कंपनी की, पर हाँ, तैयारी कर सकते हो आप। गेस्टिमेट, पजल्स, ओए के लिए तैयारी कर सकते हो। तो केस स्टडी के लिए वो उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में ज़्यादा फोकस होना चाहिए अगर आपको जेडएस में जाना है। तो जैसा कि सार्थक ने बताया कि जेडएस के लिए पर्सनालिटी काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका पर्सनालिटी अच्छी होगी, जैसे आपको कम्युनिकेशन आता है,
आपको बात करने का तरीका है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें करके रखी हैं, तो आप वहाँ पे बोल पाएंगे। क्योंकि बेसिकली सार्थक, आप, अगर मैं गलत हूँ तो बताना, कि कंसल्टिंग कंपनी में ज़्यादातर आपकी पर्सनालिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, और आप किस तरीके से आपने 4 साल गुजारे हैं और उसमें आपने क्या क्या आपकी लीडरशिप क्वालिटी रही है, वही देखा जाता है। करेक्ट सार्थक? हाँ, मेरे हिसाब से लीडरशिप क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जेडएस में। वो बहुत ज़्यादा वेटेज लीडरशिप को देते हैं। किसी भी क्लब में या किसी भी सोसाइटी में आप कोई मैनेजिंग रोल पे हो तो वो बहुत हेल्प करता है बाद में आपको। और पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो। तो जैसा कि सार्थक ने बताया, उसका सबसे पहले ओए राउंड हुआ था, ओए के बाद उसका कम्युनिकेशन हुआ, और उसके इंटरव्यू राउंड जो है 2 राउंड हुए थे। करेक्ट सार्थक? तो एक राउंड जो टेक्निकल था और सेकंड लास्ट राउंड शायद एचआर राउंड था। हाँ, तो एचआर राउंड्स में ऐसे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, और ऐसा क्या क्वेश्चन पूछे जहाँ पे आप फंस गए थे, या कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ लिए आपसे सिचुएशन बेस्ड, उसके बारे में कुछ बताइए। हम एचआर राउंड अलग नहीं होता है, मतलब जो इंटरव्यू राउंड होता है वही एचआर राउंड ही होता है, उसमें दोनों राउंड एक साथ हो जाते हैं। पर एक पॉइंट ऐसा आया था जिसमें मुझे लग गया था कि अब शायद नहीं होगा मेरी कंपनी। वो एक एस्टीमेट ही था, कुछ पेट्रोल पंप रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा अप्रोच तो सही थी, लेकिन मेरे आंसर्स मेरे नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो एक वो इंटरव्यूअर ने भी उसको कॉल आउट किया कि ये तुम्हारे आंसर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा टाइम मांगा उनसे फिर से, और उन्होंने बोला कि थोड़ा अलग अप्रोच से सोच के देखो एक बार। उसमें मेरा 10-15 मिनट मैंने सोचा करा एक बार, और तो उसके बाद ठीक हुआ। मुझे नहीं पता, वो पॉइंट में शायद मेरे को लग गया था कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर उसके बाद इंटरव्यू अच्छा गया तो हो गया। और एचआर राउंड में अधिकतर पजल्स के बारे में पजल्स पूछी, और मोस्टली कैसे आपने चीज़ें मैनेज करी। अगर किसी भी क्लब में थे आप, किसी भी लीडरशिप रोल पे थे, तो कैसे आपने चीज़ें मैनेज करी। जैसे एक हमारा स्टार्टअप भी रहा था, तो वो मैंने मेंशन किया था उसमें, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत बात करी। उसमें कुछ एचआर टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या कैसे तुमने वो उसमें ओवरकम किया। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। तो सार्थक, जैसे कि रिज्यूमे में आपने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट्स किए थे, और बहुत से लोग जो होते हैं रिज्यूमे में कुछ भी लिख के चले जाते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा हाई लिख के चले जाते हैं, तो ऐसी क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए रिज्यूमे में, जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए, और आपने ऐसा क्या लिखा था रिज्यूमे में जिससे आपको सिलेक्ट किया गया? रेज्यूमे में अकेले से तो नहीं सिलेक्ट होते, पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेज्यूमे का। कुछ लोग ज़्यादा हाइप कर देते हैं चीज़ें, जो मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग एक दिन पहले नए प्रोजेक्ट लिख देते हैं जो उनको पता नहीं है। वो नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, पर जो आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसको थोड़ा सा एग्जाजरेट करके आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। मतलब आपको आंसर देना आना चाहिए वहाँ पर। मेरे इंटरव्यूअर ने पेन लेकर एक एक वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया था, और उन्होंने पूछा था इस ये क्यों आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे क्या किया है। आपने जैसे हमारे एक एमएल का मॉडल के बारे में मैंने लिखा था, तो उसमें इतनी एक्यूरेसी आपकी कैसे आई, इसमें कौन कौन से आपने एल्गोरिदम्स लगाई थी। तो रेज्यूम में बहुत इन डेप्थ पूछते हैं आपको। जो आप लिख रहे हो सच लिखो, अगर कुछ अलग भी लिख रहे हो तो उसमें वो आना चाहिए आपको, वरना वहाँ पे अगर रेज्यूमे में फंस रहे हो आप, मतलब बहुत सबसे गलत ख़राब बात है वो इंटरव्यू के लिए वो। तो रेज्यूमे अच्छा बिल्ड करना चाहिए। और मेरे 3 प्रोजेक्ट्स मैंने लिखे थे रेज्यूमे में। उसमें एक एमएल का था और एक हमारा हार्डवेयर प्रोजेक्ट था। तो क्योंकि जेडएस से ज़्यादा उनको कोई एक टेक फील्ड नहीं चाहिए, इसलिए वो हर प्रोजेक्ट को वो ओपनली डिस्कस करते हैं। तो एक हार्डवेयर प्रोजेक्ट था, एक मेरा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट था, और एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड वेब डेव का प्रोजेक्ट था। तो उन तीनों पे बहुत इन डेप्थ डिस्कशन होता है। पूरा रेज्यूमे में आपका बहुत डिस्कशन हुआ था। तो जैसा कि सार्थक ने बताया कि रेज्यूमे में जो भी लिखो आप सच लिखो, और आपको हर एक वर्ड का जो है मतलब आपको पता होना चाहिए। तो अब प्रिपरेशन जर्नी की बात करें तो सार्थक, आप हमें ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन आपकी कहाँ से स्टार्ट की है, और आपका स्टडी रिसोर्सेज क्या क्या थे? इंटरव्यू की तो तैयारी ऐसे सच नहीं करनी पड़ती जेडएस में। वो पूरा पर्सनैलिटी बेस्ड है, आपके प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो अलग से उसकी तैयारी तो नहीं करी। पर केस स्टडीज़ की मैंने तैयारी करी थी बहुत। यूट्यूब पे मिल जाते हैं केस स्टडीज़ वगैरह, और पजल्स जो हैं गीक्स फॉर गीक्स में देख सकते हैं। एक केस स्टडी के लिए मैंने एक अच्छी बुक पढ़ी थी, केस इन पॉइंट, वो भी अच्छी बुक है, वो रिफ़र कर सकते हैं। और हाँ, मतलब आप किसी भी कंसल्टिंग कंपनी के केस स्टडीज़ देखोगे तो तब आपके लिए
वैलिड है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि सार्थक, आप कितनी कंपनी में बैठे हैं, कितनी कंपनी में आपको रिजेक्शन मिला और आपने उस रिजेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया? रिजेक्शन तो कंपनीज तो बहुत कंपनी से बैठे शुरू से, प्लेसमेंट ड्राइव में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस देखे हमने। मतलब मेरे ओए ही नहीं निकल रहे थे बहुत टाइम तक, और उसमें गैप दिखा मुझे कि ओए कैसे करना चाहिए। उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको को समझ में आ जाता है कि ओए कैसे निकालना है, फिर ओए निकालना ईजी होने लगता है धीरे धीरे बाद में। तो मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए उसके उसी टाइम पर, इंटरव्यूज़ भी दिए जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ। 2-3 इंटरव्यूज़ हुए थे कंपनीज़ के, तो उसमें भी रिजेक्ट हुआ मैं। पर उनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा धीरे धीरे कि हाँ, चीज़ें बोल सकते हैं हम, ऐसे इन चीज़ों को ऐसे फ्रेम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप कहाँ कम फंस सकते हो इंटरव्यू में, तो वो चीज़ें मतलब प्रैक्टिस से समझ में आती है। रिजेक्शन तो बहुत हुए मतलब उस बीच में, मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि एक ओए भी निकलेगा कि नहीं अब और फिर निकले धीरे धीरे। इन्फोसिस का निकला था सबसे पहला मेरा ओए, उसके बाद जेडएस का निकला। तो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो जैसा कि सार्थक आपने बताया कि आपका सबसे पहली कंपनी इन्फोसिस निकली थी, तो उससे पहले भी आपने काफ़ी इंटरव्यू दे चुके हैं, उसमें रिजेक्ट हुए थे। तो आपने उस रिजेक्शन को कैसे टैकल किया, किस तरीके से हैंडल किया? रिजेक्शन तो किसी को अच्छे नहीं लगते, बहुत डिप्रेसिंग टाइम रहता है वो। मुझे लगता है वही आपकी प्रिपरेशन टाइम भी होती है कि अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो किसी बेटर के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो उसी टाइम पर। तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना चाहिए, और चीज़ों से सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका पहली कंपनी में हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहुत सारी कंपनीज़ में नहीं हो और एकदम से आपकी बड़ी कंपनी में हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिएक्शन को थोड़ा सा पॉजिटिव ही लेना चाहिए। मतलब डिप्रेस होने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन होते हैं बच्चे, उसमें चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेके सीखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। और वही मैंने भी किया था। तो निकलते हैं बाद में, सबके वही निकलते हैं और सबके इंटरव्यू भी निकलते हैं। तो जैसा कि सार्थक ने बताया कि रिजेक्शन जो है उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ, हम इसमें रिजेक्ट हुए तो उससे हमें सीखना चाहिए कि हमने क्या गलती किए हैं और आगे हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करना है। तो सार्थक, आप हमें ये बताइए कि बाकी लोगों ने भी इंटरव्यू दिए थे, उनका ऐसा क्या लक नहीं चला, उनने ऐसी क्या गलती की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ पर आपका हो गया? एक चीज़ मेरे साथ हुई थी केस स्टडी राउंड में, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पैनल में सबसे पहला इंटरव्यू मेरा हुआ था। और केस स्टडी जैसी ही मेरी हुई तो एक शायद गलती मैंने भी करी या दूसरों ने करी कि हमने एक दूसरे को केस स्टडी बता दी थी। तब तक हमने सब पूरे पैनल ने डिस्कस कर ली थी कि क्या केस स्टडी हुई है, और सबको आंसर्स तक पता थे। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे पैनल में शायद एक और कैंडिडेट का हुआ था, उसके अलावा किसी का नहीं हुआ। तो ये जो एक तो केस स्टडी राउंड होता है, उसमें आप आंसर्स ना ढूंढते हुए एक अप्रोच के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था जहाँ पर बहुत बच्चे रिजेक्ट हो गए कि केस स्टडी में उनको आंसर्स पता थी, तो उन्होंने अप्रोच ज़्यादा सोची नहीं और उनके आंसर्स जल्दी निकल गए। तो एक वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी शायद। हम ये करते हैं कि जैसे इंटरव्यू हो जाता है सबसे पूछने जाते हैं किसी क्वेश्चन गए, पर मैं बोलूँगा कि केस स्टडी एटलीस्ट ऐसा राउंड है जिसमें आप ज़्यादा लोगों से बात ना करें तो अच्छा है। मेजर जो चीज़ होती है, आपके आंसर्स गलत हों सही हों, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे उस पूरे इंटरव्यू में। और वही कॉन्फिडेंस आपको स्टैंड आउट करा देता है बाकी सब में। मुझे लगता है कि वही शायद मिस कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। एंजाइटी होती है, शुरू में होती है, मुझे भी हुई थी। पर एक पॉइंट आता है कि अब वही चीज़ है कि आप बार बार जब इंटरव्यू देते हो तो आपको आदत हो जाती है। तो वही कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। तो जैसे कि स्टडी में सार्थक ने बताया कि आंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी के साथ सार्थक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेहनत वर्सेस लक ऑफ प्लेसमेंट, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि फोर्थ ईयर में सबसे ज़्यादा डिस्कशन लक पे ही होता है। प्लेसमेंट लक बिल्कुल होता है मेरे हिसाब से सबका। लक के बिना तो प्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन क्या सिर्फ लक से होता है वो भी गलत है। तैयारी भी करनी पड़ती है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है आपने कितना 4 साल में कितने प्रोजेक्ट्स करे, कैसे करे, कितना आपने सीखा और कितना एक्सपोजर आपने लिया, उस पर भी मैटर करता है। पर लक होता है, हर चीज़ में लक होता है, मतलब सिर्फ प्लेसमेंट में नहीं, लाइफ के हर पॉइंट पे
आप कुछ भी करने जाओगे लक मैटर करता है, और यहाँ भी करेगा। और वही इसलिए आपको फिर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि कभी भी आप किसी भी कंपनी में नहीं हुए तो ऐसा नहीं है कि आप वर्दी नहीं थे। वर्दी मेरे हिसाब से मुझसे भी ज़्यादा वर्दी लोग थे उस इंटरव्यू में, पर वही है कि उस दिन लक अच्छा भी था और मतलब कॉन्फिडेंस था उस दिन, और अच्छी सब चीज़ें अच्छी निकल गई तो हो जाता है सबका इंटरव्यू, थोड़ा तो लग रहता ही है। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सार्थक, आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो कि उन्हें जेन्युइन हेल्प करे? अगर कोई फर्स्ट सेकेंड ईयर में है तो उसको तो टाइम है, थोड़ा सा अभी रिलैक्स होना चाहिए और प्रोजेक्ट्स और अपने स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट जो थर्ड ईयर में आ गए हैं और जो प्लेसमेंट में जाने वाले हैं, उन्हें अब मेरे हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को रिफ़ाइन करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहिए, और एप्टीट्यूड और ये ओएज निकालने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इस पे लोग बहुत लेट फोकस करते हैं। तो वो देखो, और बाकी कॉन्फिडेंट रहो, सबका होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने मेहनत करी तो पक्का होगा। और बस यही टिप है। ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि सार्थक ने बताया कि अपने मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो आपको एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सार्थक का 2 जगह प्लेसमेंट हुआ है। एक इन्फोसिस जो कि टेक रोल के लिए हुआ है और दूसरा जेडएस जो कि नॉन टेक के लिए हुआ है। तो सार्थक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किसे ज्वाइन करेंगे? अरे ऑब्वियसली यार भैया, इन्फोसिस ही ज्वाइन करूँगा। तो सार्थक, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और आपको और कुछ वीडियो चाहिए हो और कुछ प्लेसमेंट या फिर किसी कॉलेज के बारे में रिव्यू चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।